हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिक चैप्टर जो है विद्युत, इसके अंतर्गत आज हम एमसीक्यू करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक पे आधारित रहेगा तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ में ये जो रहेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है तो ये और भी महत्वपूर्ण बनता है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हर एक बात को आपके समक्ष रखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज एमसीक्यू क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आधारित है। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की महत्ता को। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या एमसीक्यू आया है। देखा जाए तो आपके समक्ष आ गया है एमसीक्यू, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू पहला जो दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं होता है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिस पे जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन आपके समक्ष है, कंडक्टर की लंबाई के ऊपर, बी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र, सी तापमान, डी घनत्व। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले आप अपना आंसर सोच के अपने नोटबुक पे इसको लिख लीजिए, इससे आपको काफ़ी आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर जो है निशान के थ्रू नहीं शो हो रहा है तो ये और आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि अगर आप इसको म्यूट कर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन सोल्यूशन कर दीजिएगा, उसके बाद इसको जो है इसका वॉल्यूम ऑन कीजिएगा तो आप सारे क्वेश्चन को जो है खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और इसीलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस तरह के जो है आपके समक्ष एमसीक्यू लाया है। चलिए क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और आपने लिख भी लिया होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यह क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं है। जो प्रतिरोध होता है किस चीज़ पे निर्भर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं होता है। देखिए सबसे पहला जो है कंडक्टर की लंबाई। कंडक्टर की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंडक्टर की लंबाई हमने पढ़ा भी था एनसीईआरटी के बुक में कि कंडक्टर पे की लंबाई जरूरी होती है किसी प्रतिरोध के लिए। बी ऑप्शन पर नज़र डालें तो इसमें है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र। तो क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर भी निर्भर होता है। प्रतिरोध जो होता है क्रॉस सेक्शन कितनी हुई है वायर में, तो इस पर निर्भर करता है। तो ये भी बात यहाँ पर कई हद तक महत्वपूर्ण है और सही भी है। देखा जाए अगर हम सी की बात करें तो तापमान, तो तापमान जो है देखिए अगर प्रतिरोध होगा तो तापमान भी इंक्रीज होगा, तापमान भी हमें दिखे महसूस होने को मिलेगा। तो इसका मतलब तापमान भी जरूरी है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं है, हमसे नहीं पूछ लिया है। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन जो है ये निर्भर करता है। इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन डी होगा, डी घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी पर जो है इस पर निर्भर नहीं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, आपके बुकों में से ये उठाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही साफ है कि दी गई स्थिति में से कौन सी स्थिति स्थिर तापमान पर अधिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्वेश्चनों को समझना। क्वेश्चन क्लियर है कि दी गई स्थिति में से कौन सी स्थिति स्थिर तापमान पर अधिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सबसे अधिक प्रतिरोध किस जो है तापमान पर होता है। क्वेश्चन समझ गए कि किस तापमान पर अधिक प्रतिरोध होता है, किस वायर पर। जो वायर आपको पता ही होगा कि हमारे घरों में 3 तरह के वायर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि सबसे अधिक ताप किस पे प्रतिरोध डालेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ जो आपके ऑप्शन है वो है लाल रेखा पर, बी है पीली रेखा पर, सी दोनों बराबर पर है या डी नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो लाल रेखा या पीली रेखा। दोनों पर बराबर है, दोनों पर तो बराबर पड़ेगा कि नहीं ये तो आपको सोचना है। और नहीं कहा जा सकता ये तो हम बात नहीं रख सकते। तो यहाँ एक देखिए डी ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। तो ए बी सी में हमारा द्वंद्व रहा। तो सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। पहले अपने नोटबुक पे अपना आंसर नोट कीजिए, इससे आपको काफ़ी सही रहेगा। आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा
कि दी गई स्थिति में से कौन सी स्थिति स्थिर ताप पर अधिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि लाल तार की बात किया जा रहा है तो लाल तार पॉजिटिव के लिए यहाँ पर होगा, और पीली जो होगा जनरल सी बात है, अगर लाल होगा इसके लिए तो ये पीली जो होगा जनरल सी बात है न्यूट्रल के लिए होगा। तो यहाँ पर जो है दोनों के बराबर पड़ेगा ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ए जो है लाल रेखा पर यानी लाल पर जो है पड़ेगा काफ़ी प्रतिरोध। तो ये ऑप्शन आपका ए सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो इसका आंसर ए लाल रेखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा खींची जाती है। यानी एक विद्युत बल्ब है, उसकी फिलामेंट जो जलती है वो 1 एम्पियर की धारा खींचती है। क्वेश्चन है कि 16 सेकेंड में फिलामेंट के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी, कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमसे कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा खींची जाती है। अभी देखिएगा, सोचिएगा कि 1 एम्पियर कौन सी विद्युत धारा खींचती है। आपको पता है कि पुराने समय में एक रेड बल्ब होती थी जो हर घरों में यूज़ किया जाता था, जो कि 100 वाट की भी होती थी। ठीक है, मैं छोटा रेड बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 पावर की 100 वाट की बल्ब की बात कर रहा हूँ जो कांच की बनी होती थी, और उसमें जो फिलामेंट यूज़ किया जाता था टंगस्टन वायर जो था यूज़ की जाती थी। तो उस बल्ब की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा खींच ली जाती है। तो 16 सेकेंड में फिलामेंट में क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्या ए 10 की पावर 20, बी 10 की पावर 16, सी 10 की पावर 18 या डी 10 की पावर 23? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहोगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर कैलकुलेशन के अंतर्गत आपको कुछ बातें रखनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए Q जो है क्वांटम जो है Ne के बराबर है और दूसरा क्वांटम भी It के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि Ne इक्वल टू IT, Ne इक्वल टू IT। I मतलब करेंट, T मतलब टाइम, ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज अ नंबर। तो ये आपको समझ में होगा। जर्नल सी बात आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 10 की पावर -19 होती है। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आप बनाना चाहोगे तो N इक्वल टू IT अपॉन E, N इक्वल टू IT अपॉन E। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो होती है 1.6 गुना 10 की पावर -19। तो इसका मतलब I जो है हमारा करंट 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड यानी टाइम कितना ले रहा है? 16 सेकेंड। और नीचे इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख दीजिए। अब देखिए नीचे पॉइंट है, पॉइंट को उड़ाइए, ऊपर लिखिए, और जनरल सी बात है 16 से 16 कट जाएगा 16 से 16। अब रह गया ऊपर सिर्फ 10 रह गया और नीचे 10 की पावर -19 रह गया। जब ये माइनस में है और ऊपर एक 10 है, आपको पता है ये माइनस में है 19 नीचे। जब -19 नीचे होगा, जब ऊपर जाएगा तो 10 -19 और प्लस जो इसका हमने काट के ऊपर 10 रखा था, 10 जो होगा 19 में जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब होगा 10 की पावर -+20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका ए सही जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जाएगा, क्योंकि हमने इसको काटोगे, जब आप हाथ से कैलकुलेशन करोगे, मैं जो कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ उसको मैं ज़रूर आपको शो करूँगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक से प्रभावित धारा को आधा कर दिया जाए, यानी कोई प्रतिरोधक है, उससे प्रभावित धारा को, जो उसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, अगर उसको हम आधा कर दें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊष्मा कितना बढ़ेगी या घटेगी, कैसा होगा? तो आपसे यहाँ पर ऊष्मा पूछ लिया। ऊष्मा मतलब कितना गर्म होगा। यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक से प्रभावित धारा को आधा कर दिया जाए, यानी हाफ कर दिया जाए, तो उसमें जो उत्पन्न होगी ऊष्मा कितना होगा? ए डबल होगा, बी आधा होगा, या सी 1/4 हो जाएगा, या डी 4 के बराबर होगा।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपने जो एनसीईआरटी के बुक जो है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो ये काफ़ी आसानी से आप इसका आंसर दे सकती हो। कोई खास इसमें क्वेश्चन में नहीं है, इसमें बहुत ही आसान है। तो आप अपना आंसर लिख लिए होगे अपने कॉपी पे। चलिए मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। यहाँ बोला गया है कि यदि किसी स्थिर प्रतिरोध से प्रभावित धारा को आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी कितना। हमसे एग्जामिनर यहाँ ऊष्मा पूछ लिया है कि कितना होगी। अगर हम किसी प्रतिरोध के प्रभावित धारा को आधा कर दें तो ऊष्मा कितना उत्पन्न होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो हो सकता है, देखिए डबल तो नहीं होगी क्योंकि आधा कर दिया गया है तो डबल तो होने की चांसेस रहेगी नहीं। आधा भी नहीं होगी क्योंकि आधा किया गया तो आधा ऊष्मा उत्पन्न कैसे हो सकती है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बता रहा है कि 1/4। अगर हम किसी की ऊष्मा विद्युत धारा को आधा कर दिया जाए तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसकी 1/4 होगी। अगर हमने आधा किया है तो उसका 1/4 जो होगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। क्वेश्चन है कि अच्छे हीटर से उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। यानी आप अगर हीटर यूज़ कर रहे हो तो फ्यूज तार जो है बार बार जल जाता है। जनरली आपको देखने को मिलता है, या आप कोई हैवी चीज़ जो लगाते हो किसी प्लग में तो आपका जो है फ्यूज बार बार उड़ेगा। ये जनरल सी बात है और हर घरों में होता है। कहते हैं फ्यूज का तार उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कैसा दिया जाएगा? अगर बार बार हीटर लगाने से अगर फ्यूज़ उड़ जाता है तो हम किस तरह के जो है वहाँ पर फ्यूज़ लगाएंगे जिसके कारण जो है बार बार जो है फ्यूज़ तार नहीं जलेगा। क्वेश्चन क्लियर है, समझने वाली है और इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है अधिक लंबाई वाली, बी कम त्रिज्या वाला, सी कम लंबाई वाली, या डी अधिक त्रिज्या वाला। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि आप हीटर लगाते हो, आपके घर में भी होता है। कभी हीटर लगाओ, कभी आप पानी गर्म करने वाला लगाओ तो बार बार, अभी के समय तो फ्यूज़ नहीं लगाई जाती है, एमसी लगाई जाती है। तो एमसी बार बार ट्रिप कर जाता है। तो एमसी ट्रिप होने के कारण ये होता है कि आपने जितना एमसीवी लगाई है उससे अधिक जो है आप वहाँ पर ऊर्जा ले रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपकी एमसी जो है बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पर 5 एम्पेयर लगी हुई है वहाँ पर आपको 16 एम्पेयर लगाना पड़ेगा, जिससे बार बार आपका जो है बिजली ट्रिप नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है फ्यूज़ के अंतर्गत। फ्यूज़ भी कुछ हद तक ऐसे ही कार्य करता है। अगर आप अधिक लोड चलाओगे तो फ्यूज़ जो होगा बार बार उड़ेगा। तो हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? तो आप अपना आंसर सोच चुके होंगे, लिख लिया होगा, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर तो समझ में आ चुका होगा कि हीटर के उपयोग करने पर फ्यूज़ तार बार बार जल जाता है। इसके लिए हम फ्यूज़ तार का उपयोग करने की सलाह हम कैसे दे सकते हैं, कौन सा फ्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ है अधिक लंबाई वाले। क्या अधिक लंबाई वाला फ्यूज़ यूज़ करके हम ये बार बार ट्रिप होने से बचा सकते हैं या फ्यूज़ उड़ने से बचा सकते हैं? देखिए यहाँ तार की लंबाई यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखती। तार की लंबाई से क्या मतलब है? तार चाहे जितना मर्जी लगा दो, तार उतना ही बड़ा लगेगा जितना बड़ा फ्यूज़ होगा। तो तार की लंबाई से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ए ऑप्शन तो ऑटोमेटिक जो है रिजेक्ट हो गया। बी देखा जाए तो कम त्रिज्या वाला। कम त्रिज्या का मतलब होता है उसकी जो त्रिज्या होगी कम होगी। कम लगाओगे तो बार बार फ्यूज़ उड़ेगा। ठीक है, जनरल सी बात है, कम त्रिज्या वाला लगाओगे तो बार बार उड़ेगा क्योंकि पतला तार होगा और बहुत जल्दी हीट करेगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सी बोल रहा है कम लंबाई वाले। फिर से वही बात, कम लंबाई तो यहाँ पर तो फ्यूज़ कनेक्ट ही नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन देखा जाए तो अटपटा ही है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ पर ऐसे ही रखता है। यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन सही के रूप में दिखाया गया है, बी और डी, क्योंकि लंबाई से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, चाहे कम हो चाहे अधिक हो। क्योंकि वायर में तो भाई पूरा ही लगेगा, फ्यूज़ में तो पूरा ही वायर कनेक्ट होगा, तभी जो फ्यूज़ जो होगा कनेक्टेड करेगा। तो इसका मतलब अधिक लंबाई और कम लंबाई से तो मतलब ही नहीं है। हाँ, कम त्रिज्या और अधिक त्रिज्या वाला होगा ज़रूर, क्योंकि जितने थिकनेस आप यूज़ कीजिएगा बार बार फ्यूज़ नहीं उड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला था कि जहाँ पर आपके 5 एम्पेयर के फ्यूज़ लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर अगर 16 एम्पेयर के फ्यूज़ के कार्य करोगे तो ये बार बार ट्रिप करेगा। तो आपको जो है वहाँ पर एमसीबी चेंज करने की ज़रूरत है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है अधिक त्रिज्या लगाने की ज़रूरत है। जो वायर होगी, जो फ्यूज़ में लगाई जाती है वायर, वो थोड़ा मोटी होनी चाहिए, क्योंकि आप हैवी काम कर रहे हो तो थोड़ा मोटी होगा तो ये काफ़ी सही रहेगा। तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन आपका सही गया। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम उस व्यक्ति को सलाह ये देंगे कि भाई थोड़ा सा मोटी तार जो है लगा फ्यूज़ में, जिससे बार बार वो ट्रिप नहीं करेगा, बार बार फ्यूज़ नहीं जलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाता है तो वर्तमान में वो क्या बन जाएगा। यानी विभवांतर जो होती है को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध अगर हम दुगना कर देते हैं तो अभी उसका क्या होगा, कैसा उसकी क्या रिएक्शन देगी। या वो डबल हो जाएगी, क्या बी आधा रहेगा, या सी 1/4 या 4 बार ये अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है कि विभवांतर का स्थिर रखते हुए परिपथ का अगर हम प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो वर्तमान में क्या होगा इसके साथ। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपने लिख लिया होगा अपना आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि जो हम विभवांतर यूज़ करते हैं, ठीक है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए डबल तो होगा नहीं, क्योंकि हम जो है प्रतिरोध को दुगना करते हैं तो जरना सी बात है विभवांतर जो होता है आधा हो जाता है। अगर हम इसको दुगना करेंगे तो ये आधा रहेगा, तो इसका मतलब जो है बी ऑप्शन आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिख रहा है कि संभावित अंतर का दूसरा नाम क्या है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो है सामान्य नाम क्या है, किस नाम से आप जानते हो। संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है। क्या उसे हम उभयचर कहते हैं, क्या इसको बी वोल्टेज कहते हैं, या सी वोल्टेज कहते हैं, या डी संभावित ऊर्जा कहते हैं। किस नाम से आप जानते हो। देखिए दोस्तों हिंदी है तो हिंदी के जैसा ही होता है, तो ये शुद्ध होती है, तो इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या है। तो आप अपना आंसर यहाँ सोच सकते हो। तो आपने सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है। हम देखिए उभयचर तो नहीं कह सकते, हम जो है उभयचर तो नहीं कह सकते, वोल्टेज भी नहीं कह सकते, वोल्टेज इसमें नहीं आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सी वोल्टेज, वोल्टेज अलग होता है। ठीक है, वोल्टेज WATT वोल्ट होता है, और यहाँ वोल्टेज की बात कर रखा है VOLT वोल्ट। इसका मतलब जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरा जो नाम से जानते हैं वो है वोल्टेज। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, यानी आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी सही है। देखा जाए दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस किया, हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे जो है सोल्यूशन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी आपके लिए त्रिपान सेंटर इसी तरह से वीडियो लाता रहे, इसी से आपके जो है हेल्प करता रहे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे समय समय पर, तो जरना सी बात है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो एक बार अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर से जुड़ जाइएगा, कई सालों तक जुड़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भी होगा, मास्टर भी हो जाएगा। तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान सेंटर के साथ जुड़िए।